जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सीएमए फाउंडेशन के यूनिट 1 के सभी एमसीक्यूज की जो आपके एग्जाम में एज इट इज छप सकते हैं। एक बार आप इसको मेरे सामने कर लो, समझ लो और इसके रीजन जान लो। ये क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाएंगे, इससे रिलेटेड और 50 100 200 एमसीक्यूज आएंगे तो वो भी आपसे हो जाएंगे, क्योंकि मैं रीजन के संग आपको कराऊंगा। साथ साथ क्वेश्चन को करते जाना। दिख रही होगी आपके बुक से ही है, सिलेबस 2022 से। अगर सिलेबस 2016 वाली बुक्स है आपके लिए तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट वहां पर आपको कई अलग अलग जगह पर एमसीक्यूज दिए होंगे। स्टार्टिंग ऐसे, द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। मतलब कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंस किस किस जगह पर दिखते हैं, तो बैलेंस शीट में दिखते हैं या तो सर एसेट लायबिलिटी दिखती है। एक एक चीज को समझेंगे हम लोग। यहाँ क्या दिखती है दोस्त? एसेट लायबिलिटी, और लायबिलिटी के अंदर कैपिटल। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सर यहाँ पर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग है। अगर 12th क्लास में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप आगे जाके पढ़ोगे। कैश की पोजीशन दिखती है यहाँ पर आपको। और लास्ट इनकम स्टेटमेंट और पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जो ये बताता है कि साल भर के अंदर आपको खाते बनाने हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। तो द करेक्ट आंसर इज इनकम स्टेटमेंट। कहीं कहीं पर इसका आंसर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी, क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों कहाँ दिखते हैं आपको? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि इनकम स्टेटमेंट। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? मेन पर्पस क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग को? किसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। बिल्कुल सच बात है, शायद इसकी तो की जाती है। टू मेंटेन बैलेंस शीट। टू मेंटेन क्या होता है? तो प्रिपेयर होता है बैलेंस शीट। टू मिनिमाइज टैक्सेस। भैया अगर अकाउंट्स करने से टैक्सेस कम हो रहे होते तो अंबानी साहब के तो टैक्सेस होते ही नहीं। टू कीप ट्रैक ऑफ लायबिलिटीज। यार ये सारी बातें आधी अधूरी सी हैं। तो करेक्ट आंसर इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अगर ये बात है तो सभी चीजों की जानकारी देता है आपको। एसेट लायबिलिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, एसेट और लायबिलिटी की एक सर्टेन डेट पर जानकारी, आपके प्रॉफिट कितने हुए फर्म में, आपकी कैश की पोजीशन क्या है, सभी बातें आपको बताता है शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर को क्या मैनेजमेंट जानना चाहेगा तो सही बताएगा। तो करेक्ट आंसर इज ए। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग किस चीज पर इंफॉर्मेशन देता था? कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर। सच बात है। तो कंपनी टैक्स लायबिलिटी, देखो यहाँ मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं है। कंपनी की टैक्स लायबिलिटी तभी निकाल पाओगे जब आप अकाउंटिंग करोगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करोगे, प्रॉफिट निकालोगे। जो लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट आता है ना, उसी पर टैक्स लगता है आपका। तो टैक्स लायबिलिटी आपको नेट प्रॉफिट निकालने से पता चलेगी। नेट प्रॉफिट पता चलेगा तो टैक्स लायबिलिटी और नेट प्रॉफिट तभी पता चलेगा जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने करी होगी। फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब अगर किसी फर्म की लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, कैश बहुत कम है, फिक्स्ड एसेट बहुत कम है, करंट एसेट बहुत ज्यादा है, तो इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बता रहा है, शायद खास अच्छी नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी चीजें बताता है, ये दो तो बताते ही बताता है। तीसरी चीज आपको नहीं पता होगी तो कॉस्ट एंड इनकम, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर। चलो, द डिटर्मिनेशन ऑफ एन एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। जैसे बच्चा ये वर्ड देखता है उसको लगता है ये तो पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ही पूछ रहा है तो ऑब्जेक्टिविटी मटेरियलिटी तो होगा ही नहीं इसका आंसर, क्योंकि मटेरियलिटी आता है मैटेरियल फैक्ट्स को, जो बोलता है राउंडिंग ऑफ करना, रुपीज में पैसे को इग्नोर कर देना, कुछ ऐसी ऐसी बातों को, कैलकुलेटर को स्टेशनरी एक्सपेंस डाल देना। सर्टेन एग्जांपल दे रहा हूँ आप ही की बुक से। मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट एकदम सही आंसर है। मैचिंग रेवेन्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है? जैसे मानो मेरी दुकान में सामान खरीदे मैंने किसी चीज के 100 यूनिट्स, एकदम प्रैक्टिकली समझेंगे तो चीजें याद रहेंगी आपको। 100 यूनिट खरीदी 100 रुपए के हिसाब से, पर मेरी पूरी साल में सेल हुई है सिर्फ 80 यूनिट की 120 के हिसाब से। तो मैं सेल कितनी डालूंगा? 12 8 96, 20 10 10 10,000। तो अगर मैं इतनी सी बात करूं कि 10,000 की परचेज और 9600 की सेल, तो मेरे को लॉस आएगा 400 रुपए का। जबकि आपको पता है 100 का सामान 120 का बिका है, लॉस तो आना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 20 पीस का क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, जिसको मैं 100 रुपए से रिकॉर्ड करूंगा 2,000 रुपए का, तो 11,600 आएगा क्रेडिट में, और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सर आपने ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं डाला। सर मानो नई फर्म है। सर आपने डायरेक्ट एक्सपेंस माना, मानो है ही नहीं है। तो देखो आप 20 रुपए कमा रहे थे एक पीस पे, 100 का माल 120 का बेच रहे थे, 20 रुपए कमा रहे थे एक पीस पे, तो 80 पीस पर आपको कितने पैसे कमाए? 1600। 1600 रुपए का क्या है आपका क्रॉस प्रॉफिट। ये बोलता है मैचिंग रेवेन्यू। आपने अपने रेवेन्यूज के हिसाब से, रेवेन्यू कितनी यूनिट्स का था? 80 यूनिट का, तो एक्सपेंसेस को भी 80 यूनिट पर ले आए। कैसे? डेबिट साइड 100 बढ़ाए, क्रेडिट साइड 20 डाल दो। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आप किसी किराने की दुकान पर गए, चीनी लेने 500 ग्राम,
उन्होंने बोला भैया 500 ग्राम चीनी 22 रुपए की है। आपने बोला सर तो 20 रुपए की दे दो। अब 20 रुपए में तो 500 ग्राम देगा नहीं वो। उसने बोला ठीक है 450 ग्राम दे रहा हूँ। अब 450 ग्राम चीनी तौलने के दो तरीके हैं, या तो 100 ग्राम के 4 बांट ले अंकल, या 200 ग्राम के 2, फिर 50 ग्राम का लगाए, या फिर 500 ग्राम का जो बांट उन्होंने निकाला था कि आप आधी किलो चीनी लेने आए हो, और दूसरी तरफ 50 ग्राम का बांट रख दे चीनी की तरफ, तो 450 ग्राम चीनी तो लेगी नहीं तो लेगी। सेम काम यहाँ कर रहे हैं। रेवेन्यू परचेजेस 100 यूनिट की हुई है और इधर सेल्स डाली 80 यूनिट की, तो अब इधर से तो हटा नहीं सकते हम 100 में से, इधर हटा दिया हमने 20 यूनिट से। जब इधर का एक्सपेंस इधर क्रेडिट हो गया तो अल्टीमेटली वो 80 यूनिट का एक्सपेंस चल गया। आई होप आपको बात समझ में आई। तो एक्सपेंसेस को जब भी मैच कराएंगे, डिटर्मिनेशन होता है पता करना, डिटरमाइन करना बेसिकली कितने रुपए के आएंगे। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्यों रिकॉर्ड नहीं करता है? तो एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से नहीं सर। एंटिटी कॉन्सेप्ट तो बोलता है ओनर अलग और बिजनेस अलग, मतलब हम अपने बिजनेस में नाम कैपिटल डालते हैं, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट आता है आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम की वजह से। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है फिक्स एसेट को आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हो, तो करेक्ट आंसर इज मनी मेजरमेंट। आपकी बुक में क्या दिया हुआ मुझे नहीं पता, अगर इसके अलावा कोई आंसर तो गलत है। द करेक्ट आंसर इज मनी मेजरमेंट। अकाउंटिंग अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती तो उसकी सबसे बड़ी रीजन है मनी मेजरमेंट। इस चीज से कभी कंफ्यूज मत होना कि वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट के पार्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट अगर है तो फिक्स्ड एसेट्स के लिए और किसी चीज के लिए भी है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज मेड एज पर। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्यों बनाया जाता है? तो अगेन एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ओनर अलग बिजनेस अलग। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं जब ये वाले कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चन आएंगे तब आपको इजीली पता चल जाएंगे। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ओनर अलग और बिजनेस अलग। द करेक्ट आंसर इज कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। आपकी बुक में अगर इसके अलावा कुछ दिया हुआ तो वो गलत है। गोइंग कंसेप्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर मैं कोई फर्नीचर खरीद रहा हूं 5 साल की इसकी लाइफ है, तो मैं मानूंगा कि बिजनेस मेरा 6 साल चलेगा। 6 क्या 7 साल चलेगा, 8 साल चलेगा, मतलब बिजनेस चलता ही रहेगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलता है द बिजनेस इज कंटिन्यू, द बिजनेस इज गोइंग ऑन, द कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस रहेगी। गोइंग कंसर्न इतना बोलता है। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन तब लगता है जब आप लॉसेस को रिकॉर्ड करते हो पहले से ही, अरे लॉस होने वाला, लॉस होने वाला, लॉस होने वाला है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड डेट है असली में लॉस, पर आप उस लॉस को पहले से भाप कर चल रहे हो कि मेरा ये लॉस होने वाला है। एक 1.5 मिनट ले रहा हूँ हर एक एमसीक्यू के संग, ताकि आपको समझा के करा पाऊँ एग्जाम में। ये जो बातें हैं ये माइंड में रिकॉल हो आपकी जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। इस बार तो वैसे भी ऑफलाइन है तो कहानी थोड़ी सी कर रही होने वाली है। नेक्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ। जेई क्वेश्चन जो अभी भी आया था। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है? तुम अलग बिजनेस अलग। कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? सेम पॉलिसी फॉलो करनी है, यानी एसएलएम फॉलो कर रहे हो तो एसएलएम, रिटन डाउन वैल्यू फॉलो कर रहे हो तो रिटन डाउन, कोई और मेथड फॉलो करो तो एक सिंपल, हर साल सेम चलना चाहिए। इस साल एसएलएम तो अगली साल भी एसएलएम, उससे अगली साल भी एसएलएम, उससे अगली साल भी। रिटन डाउन वैल्यू एक बार फॉलो हुआ तो हर बार रिटन डाउन वैल्यू। द करेक्ट आंसर इज गोइंग कंसर्न। जैसे टाइम पीरियड भी है पर टाइम पीरियड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका गोइंग कंसर्न। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट डिपेंड करती है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पर। क्यों? अगर आप किसी एसेट को 1 साल से ज्यादा यूज करते हो तो वो क्या बन जाती है आपकी? फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब आप ये मानकर चलते हो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लग रहा है आप बिजनेस 1 साल से ज्यादा करोगे। नेक्स्ट, ये सेम क्वेश्चन आने बेटा एग्जाम में सेम उठकर, जो मैं करा रहा हूं यहाँ पर आप ही की बुक से, स्टडी मटेरियल से, बट कंफ्यूजन की वजह से 4 ऑप्शन तीनों भी सही लगने लगते हैं हमें एग्जैक्टली आंसर बताओ तो हम 3 ऑप्शन को देखेंगे नहीं, जैसे मैं नहीं देख रहा हूँ, और देख रहा हूं तो आपको रीजन बता रहा हूँ वो क्यों नहीं हो सकती। ओमिशन ऑफ पैसा, हम पैसे को इग्नोर करते हैं। मानो 121 रुपए 96 पैसे का कोई प्रोडक्ट बिका तो हम 122 रुपए डाल देते हैं राउंड अबाउट, या 121 रुपए 2 पैसे का कोई प्रोडक्ट बिका तो हम 121 रुपए डाल देते हैं सेल में। तो हम पैसे को इग्नोर करते हैं, इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू नहीं आएंगे, करेक्ट नहीं आ सकते एकदम, पर फेयर आ सकते, करेक्ट नहीं आ सकते कभी, क्योंकि हम पैसे को इग्नोर कर रहे हैं, और जो पैसे को इग्नोर करते हैं वो बिकॉज ऑफ मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? सर इसमें भी तो लॉस रिकॉर्ड हो रहा है एक तरीके से, हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं भाई, सेल्स के टाइम पे लॉस रिकॉर्ड हो रहा है, बट अगर यही काम मैं परचेज के टाइम पर करूं तो प्रॉफिट रिकॉर्ड हो रहा है इसका मतलब। तो बेसिकली जब आप राउंडिंग ऑफ करते हो पैसे की या शोइंग द राउंड फिगर्स, तो मैं मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट की वजह से करते हो। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है मेटेरियल चीजों को रखो, 121 रुपए मेटेरियल है, 122 रुपए मेटेरियल, 4 पैसे को इग्नोर करो,
2 पैसे को इग्नोर करो, 121 रुपए रख लो। क्वेश्चन नंबर 9, P&L अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जहां आपको पीरियड वाइज अकाउंटिंग पीरियड लग रहा था, वो मैचिंग रेवेन्यू आंसर था, यहाँ अकाउंटिंग पीरियड है, इसका दूसरा नाम पीरियोडिसिटी भी होता है। अब बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। कंसिस्टेंसी कब लगता है, SLM की जगह SLM और WDV की जगह WDV, सालों साल तक एक ही मेथड फॉलो करोगे। कंजर्वेटिव एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड करेगा। यह है आपका पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फिक्स्ड एसेट्स को आप जितने का खरीदो उतने का ही, सिर्फ फिक्स्ड को, करंट एसेट्स की नहीं बोल रहा है। करंट एसेट्स तो मार्केट वैल्यू पर भी रिकॉर्ड करे जा सकते हैं, लाइक स्टॉक। एक एक्सपेंडिचर जो कि कैपिटल इन नेचर है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका नाम क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने पढ़ा होगा कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू वाले चैप्टर में, एक एक्सपेंडिचर, इसका नाम क्या है, कैपिटल। तो रिसीवर ऑफ अमाउंट इज गोइंग टू ट्रीट इट। भाई रिसीवर से क्या मतलब है, मैं फर्नीचर लेकर आया RK फर्नीचर हाउस से, RK फर्नीचर के लिए स्टॉक है, वो रेवेन्यू इनकम जनरेट कर रहा है, अपनी सेल है उसकी वो। पर मेरे लिए तो फर्नीचर, अगर मैं कोचिंग में बच्चे पे डालता हूँ उस पर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर लाकर फर्नीचर को बेच देता हूँ तो मेरे लिए भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डिपेंड करता है, इट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब आपने खरीदा है तो उसे फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में डाल लो तो है। इट इज पेड एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस, बिल्कुल भी नहीं। इट इज मेंटेन, बिल्कुल भी नहीं है। रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये भी रेवेन्यू, और इससे तो मतलब ही नहीं है कभी, ये कभी कॉन्सेप्ट का पार्ट नहीं बनता। ये दोनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बाकी ये जो है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। द करेक्ट आंसर इज बी। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का तभी होगा जब आप उसे फिक्स्ड एसेट की क्वांटिटी बढ़ा दोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन किस जगह शो होती है, तो फिक्स्ड एसेट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये P&L में तो आएगा नहीं, ट्रेडिंग में तो आएगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में तो आएगा नहीं। ये कहाँ दोस्त रिकॉर्ड होगा, बैलेंस शीट में। द करेक्ट आंसर इज बैलेंस शीट। जहाँ एसेट जाएंगी वहीं फिक्स्ड एसेट जाएगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर से फिक्स्ड एसेट लेकर आते हो आप। Which of the following transaction is of capital nature? Again, कौन सा इनमें से कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन, तो ट्रक को खरीदोगे तो कैपिटल ट्रांजेक्शन है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑफ ट्रक तब होता है जब आप पुराना कोई ट्रक खरीद रहे हो, पहली बार करोगे एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल नेचर का होता है। नेक्स्ट, 5,000 रुपए इनकर कर रहे हो अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर बाय इंस्टॉलेशन ऑफ 128 MB रैम डलवा रहे हो अपने कंप्यूटर में। बेसिकली 128 GB MB कौन डलवाता है, 1 TB तक की आ गई है हार्ड डिस्क या SSD। तो बेसिकली रैम भी 3 GB 4 GB चलती है आज के टाइम पे। तो इस टाइप का एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपसे, एंट्रेंस फीस मिली है आपको 20,000 रुपए की, क्लब से रिसीव हुई है, वो आपकी क्या होगी। देखो एंट्रेंस फीस वन टाइम ली जाती है, आज आपने पैसा ले लिया और ये आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ऐसे टाइप की रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है जो बार बार आए, जैसे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इसे कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है। लायबिलिटी में शो करा जाता है, लायबिलिटी में शो करने का मतलब नहीं वापस करी जाएगी, बट इसको धीरे धीरे हमें खर्च करना है। 15 वाला लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज अ, जिस तरह एंट्रेंस फीस होती है उसी तरह लाइफ मेंबरशिप फीस होती है। पूरी लाइफ टाइम के लिए आपने मेंबरशिप दे दी है। बेसिकली NPOs वगैरह ये करते हैं, लाइक अपने मोहल्ले में आपने नाम सुना हो लॉयंस क्लब का, या फिर जन सेवा समाधान समिति, कुछ इस तरीके की ट्रस्ट खुलती हैं जो वो अपने मेंबर से लाइफ मेंबरशिप फीस लेती है। तो कैपिटल रिसिप्ट होती है। जिस तरह एंट्रेंस फीस होती है वन टाइम ली जाती है, उसी तरह ये भी वन टाइम लाइफ मेंबरशिप, उम्र भर के लिए मेंबर बना दिए गए हो आप। अगर आपको मूवी याद हो अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें हैप्पी क्लब, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ थे उसमें, ऑल द लाइफ मेंबरशिप फीस देती है सर को हैप्पी क्लब का। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, हमने सामान खरीदा है बेचने के लिए, खुद बोल रहा है। बेचने का मतलब क्या है, भले ही आपने फर्नीचर खरीदा है, नाम उसका फर्नीचर है, कुर्सी टेबल सीट है बेंच है, बट बेचने के लिए खरीदा है, यानी आपकी दुकान का नाम है जैन फर्नीचर हाउस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, सामान बेचने के लिए, चाहे वो स्टेशनरी आइटम हो, फर्नीचर हो, किराने की दुकान हो, दूध पनीर घी मठा हो, डेयरी हो, आपकी स्वीट मिठाई की दुकान हो, सामान खरीदा आपने बेचने के लिए, दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी वो वही चीज है, गुड्स परचेजेस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, जो परचेज अकाउंट में डेबिट किया जाता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। इस पर मैंने कैपिटल और रेवेन्यू की बेहतरीन वीडियो बना रखी है 15 मिनट की, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सभी रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आपके लिए काम की हो सकती है।
बेसिक अकाउंटिंग की, ट्रायल बैलेंस की, ट्रेडिंग P&L की। इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। इंपोर्ट ड्यूटी मतलब विदेश से हमने सामान मंगाया और कस्टम में आके हमारा सामान अटक गया। अगर अब तक आप इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करोगे, देश की सरहदें तब तक पार नहीं कर सकता, आपका सामान आपके घर नहीं पहुंच सकता। रॉ मटेरियल का मतलब सामान, कच्चा कपड़ा, लाइक कच्चा माल बोलते हैं बेसिकली इसको, कच्चा बादाम नहीं, कच्चा माल। लाइक मैंने कपड़ा मंगाया है, फैब्रिक, शर्ट बनाने के लिए, टी शर्ट बनाने के लिए। इट इज ऑल्सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये रॉ मटेरियल की जगह मशीन होती है यहाँ पर, तो ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता, क्योंकि मशीन खरीदना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करूं, लीगल एक्सपेंसेस करूं, वो सब मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। चूंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रॉ मटेरियल, इसलिए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीव फ्रॉम सोलोमन एंड कंपनी, सलमान भाई की क्या, सोलोमन एंड कंपनी और इनवॉइस ऑफ 1500 फॉर रिपेयर टू फैक्ट्री वॉल्स। 1500 रुपए का इनवॉइस दिया है किसी ने कि उन्होंने हमारी फैक्ट्री को रिपेयर किया था। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे कहाँ जाते हैं दोस्त, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनवॉइस से कंफ्यूज मत हो जाना, सेल है ये। इनवॉइस बेसिकली मतलब होता है पर्चा, बिल। हिंदी मतलब पर्चा और इंग्लिश में मतलब इनवॉइस, बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज वाला बिल नहीं, बिल सादा वाला जो दुकानदार से आप सामान खरीदते हो। 1500 रुपए का बिल आया है आपके दुकान पर, आपने फैक्ट्री की दीवारों को रिपेयर कराया, मरम्मत कराई है, प्लास्टर कराया, तोड़ फोड़ के सेम करवाया। अगर फैक्ट्री बनवाने की बिल्डिंग का बिल होता तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। गवर्नमेंट आपकी जमीन को हथिया रही है। सर क्यों, हमने क्या गलत काम किया? अरे हाईवे बनाएगी उस पर या कुछ बनाएगी, तो कंपलसरी एक्वायर कर रही है और आपको पैसा दे रही है। अगर आप इस एसेट को बेचते, जमीन को बेचते, और जो पैसा मिलता है उसको आप किस नेचर में डालते, कैपिटल रिसीप्ट। पैसा आ रहा है, कंपनसेशन रिसीप्ट का मतलब पैसा आ रहा है। और पैसा अगर आएगा और ऐसा पैसा जो कैपिटल एसेट या एसेट को बेचने पर आ रहा है, फिक्स्ड एसेट को बेचने पर आ रहा है, तो ये आपकी कैपिटल रिसीप्ट है। तो ना रेवेन्यू, ना कैपिटल, ना डेफर्ड रेवेन्यू, इट इज योर कैपिटल रिसीप्ट। द करेक्ट आंसर इज डी। और हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पर इसका, कैपिटल रिसीप्ट। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में छप सकते हैं, हो सकता है वहां पर नन ऑफ दीज की जगह कैपिटल रिसीप्ट आंसर दे दे, इसलिए मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। द करेक्ट आंसर इज डी, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हो ही नहीं सकता भैया। पैसा मिलना कभी एक्सपेंडिचर हो सकता है? मैं आपको किसी चीज के पैसे दूं, जैसे आप मुझे फीस के पैसे देते हो, कोई भी नहीं देता इनमें से, फ्री में पढ़ रहे हो आप तो, यूट्यूब वाले अच्छे बच्चे हो। बट जो मेरे से पर्सनल ट्यूशन, होम ट्यूशन, पर्सनल ट्यूशन बैच में ट्यूशन पढ़ते हैं, वो स्टूडेंट्स मुझे फीस देते हैं, तो वो रेवेन्यू रिसीप्ट है मेरे लिए। अगर मैं अपनी कोई बिल्डिंग बेचूं, ऐसे तो है नहीं ऊपर वाले के पास है, बट अगर मैं बिल्डिंग बेच दूं तो मेरे लिए कैपिटल रिसीप्ट हो जाएगी। अगर मैं कोई एसेट बेचता हूँ, फिक्स्ड एसेट, उसको बेचने पर जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसीप्ट है। इसी तरह गवर्नमेंट आपसे जबरदस्ती ले रही है, आपका मन नहीं है बेचने का, फिर भी बेचने पड़ रहा है, इसलिए नाम है कंपलसरी एक्वायर। नेक्स्ट, ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन। सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट्स कहाँ शो होती है? तो फेवरेट जगह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब अगर मैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स की बात करूं तो आपकी सेल्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करूं तो आपकी सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, ये सब चीजें आपकी क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में सेल है आपका, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, रॉयल्टी रिसीव्ड, सभी तरीके। अब बैड डेट रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक बैड डेट रिकवर हुआ है, बैड डेट नहीं है खाली दोस्त, बैड डेट होता तो लॉस हो जाता, रेवेन्यू नेचर का लॉस है ये। रिकवर्ड हो रहा है, कोई पहले पैसे मार कर चला गया, अब लौट कर देने आ रहा है, कोई अच्छा इंसान है, भला मानुष था। बैड डेट रिकवर्ड अगर होगा तो एंट्री बनती है बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। सेम फीलिंग जो भी आप कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड पर ले रहे थे, तो ऐसे में बताओ मुझे पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर पैसा तो आ रहा है हमारे पास, और पैसा आएगा तो एक्सपेंडिचर होगा या रिसीप्ट? सर रिसीप्ट होगा। ऐसा पैसा, ये पैसा आ क्यों रहा है? सर बैड डेट्स पहले हो गए थे। बैड डेट्स किसकी वजह से होंगे? डेटर हुए थे। डेटर किसकी वजह से था? सेल्स की वजह से। यानी ये रेवेन्यू। सर इतना सोचना है क्या? नहीं नहीं नहीं, सिंपल सोचना है। जो भी चीजें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आती है वो रेवेन्यू नेचर की है। डेबिट साइड है तो एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड है तो रिसीप्ट्स। आई होप यू हैव रिटेन माय पॉइंट। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ये चीज रेवेन्यू रिसीप्ट है। कैपिटल रिसीप्ट कहाँ आती है? जैसे अमाउंट ऑब्टेन्ड ए लोन फ्रॉम बैंक, आपने पैसा ले लिया लोन की तरह बैंक से, तो कैपिटल रिसीप्ट है। आपने अपनी कोई एसेट बेच दी, फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट आ गया जैसा आपका 22 वाला, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड,
इस तरह कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा था जमीन का, इसी तरह इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो रहा है। मशीन डैमेज करी, पूरी तरह जल गई थी, आपको इंश्योरेंस मिल रहा है पैसा, कैपिटल रिसीव्ड है। मशीन बेचते तो भी पैसा आता, जल गई है तो भी पैसा आ रहा है, जमीन बेचते तो भी पैसा आ रहा था, कंपलसरी एक्वायर करना तो भी पैसा आ रहा है। बेसिकली पैसा आ रहा है और ऐसा पैसा रोज नहीं आता, हमारी फिक्स्ड एसेट की वजह से आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कैपिटल रिसीव्ड। सर ऐसा है क्या? जी बिल्कुल ऐसा ही है। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 5000 स्पेंट एज लॉयर फीस टू डिफेंड सूट। सूट मतलब वो पहनने वाला नहीं, केस की बात कर रहा है। इन्हें 5000 रुपए हमने दिए भाई साहब को कि ये हमें केस से बचाएं। फैक्ट्री साइट बिलोंग्ड टू द प्लेंटिफ्स लैंड, ठीक है। बेसिकली एक जमीन पर कुछ केस टाइप की चीज चल रही है और अपने लॉयर को जब पैसे दिए हैं कि वो हमें बचा ले। बेसिकली डिफेंड मतलब बचाना, बचाओ। अब जमीन को देखकर लगता है बच्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट इट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आपने जो लॉयर को फीस दी है वो डिफेंड करने के लिए दी है, बट अगर वो केस हार गया तो भी आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। और ऐसा पैसा गया, वो कोई जमीन बचाने की कोशिश करेगा पर जमीन खरीदने पर पैसे नहीं देगा। अगर यही चीज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती या लीगल एक्सपेंसेस होते जमीन को खरीदने के, तो कैपिटल बन जाता, क्योंकि जमीन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और ये भी कैपिटल। बट ये जमीन को खरीदी तो हुई है हमारी पहले से, केस चल रहा है हमारा, हमें उसको बचाव के लिए पैसे दे रहे भाई, हमारी जमीन हमारे पास वापस भेज दो, अंतिम मूवी की तरह। क्वेश्चन नंबर 23 तक आपकी कंप्लीट होगा। नेक्स्ट 24 है, मनी स्पेंट 10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ट्रिप फॉर परचेज ऑफ कैपिटल। खर्चा कौन सा करने जा रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली ट्रैवलिंग का खर्चा हमारा रेवेन्यू होता है, पर भाई साहब यहाँ पर एसेट को खरीदने गए तो ये खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। सबसे बड़े मजेदार चीज यहीं पर यही है कंफ्यूजन वाली, कि थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ेगा। और डिटेल में वीडियो मेरी कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू की बहुत अच्छे से बनाई है मैंने, वो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये भी, क्योंकि यहाँ पर एसेट लिखी हुई है, अब एसेट खरीदने, कैपिटल एसेट बेसिकली यहाँ पर फिक्स्ड एसेट से मतलब है। कैपिटल एसेट कोई नया शब्द मत ले आना सर, फिक्स्ड और करंट तो पढ़े थे, कैपिटल एसेट मतलब कहाँ जाएगा, इंटेंजिबल टेंजिबल तो पढ़े थे। कैपिटल एसेट बेसिकली मींस फिक्स्ड एसेट्स ही होता है। नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट, नॉमिनल अकाउंट किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? प्रॉफिट और गेन्स को, बिल्कुल सही बात है, क्रेडिट होते हैं। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को, बिल्कुल सही बात है, डेबिट होते हैं। तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए, सी तो नन है, बोथ ए एंड बी इज योर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 तक करा दिए मैंने आपको, साथ साथ करते जाना। इनको एक बार अपनी बुक से फिर से प्रैक्टिस करना। बुक में पेन से टिक मत लगाना, पेंसिल से लगाना या मत लगाना। कॉपी पर ABCD और आगे आंसर लिख कर करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। SBI अकाउंट है, SBI किस तरीके का? SBI एक बैंक है, और बैंक जो है पर्सनली काम करती है, मतलब SBI का नाम अलग है, HDFC का नाम अलग है, ICICI अलग है, एक्सिस बैंक अलग है, सबके अपने अपने नाम है। तो एक पर्सनल अकाउंट है, बट आर्टिफिशियल पर्सनल है। मतलब अगर मैं अपनी कोई बैंक खोलूं तो हो सकता है मैं अपनी बैंक का नाम रखूं RK बैंकिंग कंपनी, ठीक है, HDFC की तरह। सर RK का मतलब क्या है बेटा? राम केशवानी मेरा नाम है प्यारा सा। व्हाट्सएप नंबर मैं आपका यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी हो कि MCQs टाइप के क्वेश्चन है तो हो सकता है ऑप्शन मैं ला रहा हूँ D, बुक में आंसर हो B और आपके हिसाब से C हो, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा ऐसा क्यों है, वॉइस नोट्स के साथ। 7906786321 पर आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। जिस तरह सभी CMA इंटर, CA फाउंडेशन और CA इंटर के बच्चे जुड़े, उसी तरह CMA फाउंडेशन वालों का बहुत बहुत स्वागत है वहां पर। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ जर्नल एंट्री, ओरिजिनल एंट्री। तो पहली बार बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड जहां किया जाता है उस जगह को बोला जाता है जर्नल। जर्नल ही वो जगह होती है जब फर्स्ट टाइम हम लोग पहली बार कुछ ऐसा पढ़ते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, या सैलरी टू कैश, या कैश टू रेंट। प्रीपेड रेंट एक किस तरह का अकाउंट होता है? देखो रेंट की बात करूं तो नॉमिनल, प्रीपेड रेंट बेसिकली बेटा किसी इंसान को दर्शाता है जिसको हमने पैसा दे दिया है। जैसे अगर आप जिस घर में रहते हो एडवांस किराया लेती हैं आपकी आंटी या अंकल, एडवांस रेंट, तो प्रीपेड रेंट है बेसिकली। तो अंकल 1 महीने तक आपसे घर नहीं खाली करा सकते, तो इंशाल्लाह आप अपने घर में ही हो। अगर ऐसा है हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में एडवांस रेंट। तो प्रीपेड रेंट जिस अंकल को आपने दिया है वो 1 महीने तक हमसे रेंट खाली नहीं करा सकते और घर खाली नहीं करा सकते। तो बेसिकली खर्चा तो 1 महीने बाद होना है, वो 1 महीना जब पूरा रह लोगे। अभी आपने उनको दे दिया, एज एन एसेट ट्रीट करोगे, 1 महीने तक आप उसे यूज कर सकते हो। प्रीपेड रेंट जो है पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट या तो एसेट होते हैं या तो लायबिलिटी, या आपकी एसेट है और करंट एसेट के नीचे है।
एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करा दिया, एक अगली बार जब आएगा किस टाइप की एसेट है तो एक करंट एसेट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है, 6 टाइप के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ। CDPO, सॉरी CDPO क्या है, CDPO AI, ये कैसा है, C फॉर कैपिटल, D फॉर ड्राइंग्स। तो दो चीजें वो जो ओनर की वजह से होती है। P फॉर प्रीपेड एक्सपेंस, O फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, A फॉर एक्रूड इनकम और I फॉर ये भी A है, एडवांस इनकम। ओके, अब इनमें से ये तो कैपिटल में से माइनस हो जाती है, ये करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी। ठीक है, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, बट आपको शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूँ, एग्जाम में फंसो तो। कैपिटल ड्राइंग, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, जिनके आगे एक्सपेंस के आगे प्रीपेड लगा, आउटस्टैंडिंग लगा, वो कभी भी नॉमिनल नहीं हो सकते, वो आपके पर्सनल ही है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, या तो करंट एसेट या तो करंट लायबिलिटी। इन एन अकाउंट इफ डेबिट, अगर डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस क्या बोलेगा, अगर डेबिट की चीज ज्यादा है, लाइक मेरा कैश सेल्स की वजह से होता है, बैंक में डिपॉजिट करने की वजह से, बैंक से विड्रॉल करने की वजह से होता है, या फिर रेंट आया है मेरे पास, या फिर इंटरेस्ट आई है मेरे पास, बेसिकली किसी भी वजह से मेरे पास कैश आया है। पर पैसा जितना आया है या तो उतना जा सकता है उससे कम, तो डेबिट का बैलेंस ज्यादा, क्रेडिट का कम, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव बैलेंस भी इसका आंसर सही है, बट द करेक्ट आंसर इज डेबिट। डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट से, पॉजिटिव इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर सैलरी का अकाउंट है और डेबिट का बैलेंस ज्यादा क्रेडिट का कम, तो वो पॉजिटिव थोड़े नेगेटिव थोड़े ना बोलोगे, वहां पर बोलोगे डेबिट बैलेंस है मेरा। मतलब कोई चीज या तो डेबिट हो सकती है या क्रेडिट हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करता है वो कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह से, बैंक रिकंसिलिएशन की तरह सोच रहे थे। सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, अगर हमने राम को सामान बेचा है कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश टू राम, राम टू कैश। सर राम का कोई काम नहीं है, ऐसा मत बोलो यार, मेरा नाम भी राम है। कैश टू सेल्स, द करेक्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। A withdrawal of cash from business by the proprietor should be credited to, अगर पैसा विड्रॉ कर रही है, वो विड्रॉ कर रही है नहीं, विड्रॉ कर रहे हैं प्रोपराइटर ओनर साहब, तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, तो पैसा अगर विड्रॉ कर रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। अगर ये गुड्स विड्रॉ कर रहा होता तो परचेज आ जाता, तो करेक्ट एंट्री इज ड्राइंग्स टू कैश। क्रेडिट के लिए पूछ रहा है तो कैश का नाम आएगा, डेबिट के लिए पूछता तो ड्राइंग्स का नाम आता। इस तरह मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आप रटो मत एमसीक्यू को कि सर वहां डेबिट आ गया तो डेबिट आ गया तो ड्राइंग्स लिख दो, जनरल एंट्री बना के। रेंट अकाउंट क्या है अभी बता गया हूं, तो खाली रेंट होता तो रियल पर्सनल नहीं, नॉमिनल। प्रीपेड रेंट होता तो कैसी बातें करते हैं, पर्सनल कौन सा वाला, रिप्रेजेंटेटिव, बहुत बढ़िया। लेजर कंटेन्स वेरियस इन इट्स, वेरियस का मतलब क्या है, एंट्रीज ट्रांजैक्शन नहीं सर, अकाउंट्स। लेजर में ही अकाउंट बनते हैं अंदर जाके, कैश अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, फिक्चर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट वाश अकाउंट। ओके, वेरियस अकाउंट बनते हैं आपके लेजर के अंदर। तो यहां तक आपके क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गए। अगर बुक में कोई क्वेश्चन गलत हो या लग रहा हो मैंने गलत लगाया, बुक में सही है, बुक में गलत है मैंने सही लगाया, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं भाई व्हाट्सएप नंबर तुम लोगों को दे रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। लास्ट में 1 है बेटा। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्री फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड, प्रोसेस जो ट्रांसफर करते हैं इधर से उधर, जैसे सिंपल पोस्टिंग, जनरल पोस्टिंग, ट्रांजैक्शन, लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग नाम होता है दोस्तों उसका, सिंपल और डिजाइन वाला कुछ भी नहीं होता यहाँ पर। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड का नाम हो सकता है बेसिकली मोहन, किशन, सोहन, कोई भी नाम हो सकता है। हमें रेंट से मतलब है ओनर का नाम बदल जाए, ओनर मर जाए बेटा रेंट लेने आ जाए, ओनर भाग जाए उनकी आंटी रेंट लेने आ जाए, एंट्री हम बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपसे ये पूछ रहा है क्रेडिट क्या होगा, कैश। ना लैंडलॉर्ड का कोई काम है, जैसे सेल ऑफ गुड्स टू राम में किसी का कोई काम नहीं था, राम का कोई काम नहीं था। एमसीक्यू नंबर 35 तक कर लिए हमने यहाँ तक। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप आपके पास जिंदा है, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मुझे सारे एमसीक्यूज कराने इसी वीडियो के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका होता क्या है, आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आ गया। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को कई बार इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के नाम से दर्शाएगा,
बट यहाँ पर तो एसेट लायबिलिटी दिखती नहीं है, मतलब यहाँ पर सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस, बहुत सारे एग्जांपल देती है, ये सब दिखते हैं। कैश फ्लो में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा मोड़ दो। बैलेंस शीट इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि यहीं पर दिखती है आपको एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये साइड होती है लायबिलिटी, अंदर होती है आपकी कैपिटल, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहां होती है दोस्तों आपकी नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स। बैड डेट रिटन ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड, कोई बैड डेट्स हो गए पहले, अब रिकवर हो रहे हैं, एंट्री मैंने आपको पहले ही बता रखी है, क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बोलो जरा, होगी या नहीं होगी? जी सर, तो क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड, वहां पूछ रहा था डेबिट का होगी या पूछ रहा है क्रेडिट का होगी। और ये होती है आपकी रेवेन्यू नेचर की रिसीट। और क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको दिखती है क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 38, अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, कब बैलेंस नहीं होगा? बैलेंस का मतलब ये डेबिट का टोटल आ रहा है 8000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 7800, 200 रुपए की कमी आ रही है। सर हमें पता है 200 रुपए सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, रुको जरा सबर करो, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। करेक्ट एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस, करंट एंट्री है मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर 2 बार पोस्ट हो गई है, सेल्स के खाते में 2 बार चली गई है, शायद मैच नहीं होगी। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिट टू कैश, कोई परचेज टू क्रेडिटर वाली एंट्री थी, हमने परचेज किया है क्रेडिट पर, क्रेडिट बेसिस का मतलब था परचेज टू एक्स, पर गलती से रिकॉर्ड हो गई है परचेज टू कैश। अमाउंट एकदम सही है, 500 का सामान खरीदा था, 500 का ही लिखा है, तो बस यहां भी कोई गलती, ऐसी गलती रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मतलब पता नहीं चल रही। 500 रुपए का कैश पेमेंट किया क्रेडिटर का, डेबिट कर दिया क्रेडिटर में फॉर 50 एंड क्रेडिट टू कैश एज 500। ट्रायल बैलेंस कब करेक्ट एंट्रीज पोस्टेड। एक तो भाई साहब इस वाले में मैच नहीं करेगा, 500 रुपए का कैश पेमेंट किया क्रेडिटर को, डेबिट किया क्रेडिटर में 50 रुपए, कैश में क्रेडिट किया 500। सर ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा हो जाता है, पोस्टिंग करते समय गलती हो जाती है। तो भाई आंसर तो इसका ये और ये दोनों होने चाहिए, और द मोस्ट अवेटेड आंसर ये बिल्कुल लग रहा है जो आंसर होना चाहिए। एक बार बुक में स्टडी मटेरियल में आंसर देखना क्या है, CA करेक्ट एंट्रीज पोस्टेड ट्वाइस, अगर ये भी गलती होगी तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 बार पोस्टिंग हुई है। अच्छा पोस्टेड ट्वाइस दोनों, यही आपका करेक्ट आंसर। ये गलती है, इसे बोलते हैं कमीशन एरर। कमीशन एरर जनरली मैच नहीं कराते ट्रायल बैलेंस को, अगर अमाउंट में गलती है 500 की जगह 50, अगर राम के पैसे श्याम के खाते में पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं। इन वाली चीजों के लिए देखो आपको अच्छे से समझ में अगर नहीं आ रही हो तो रेक्टिफिकेशन की प्लीज मेरी एक बार वीडियो देख लो, मैंने वहाँ डिटेल में समझाया कब ट्रायल बैलेंस मैच होगा, कब नहीं होगा, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, रेक्टिफिकेशन की एवरीथिंग हैज बीन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, इसको तो रख लो, ओनली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। ना तो ये बताता है कि अकाउंटेंट कितना ईमानदार है, ना एक्यूरेसी बताता है, ओनली अरिथमेटिकल। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि सारे खाते एकदम सही है, सैलरी सैलरी के खाते में गई है, वेजेस में नहीं गई है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट के खाते में गई है, मिसलेनियस इनकम में नहीं गई है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब यहाँ का टोटल भी 8000 और यहाँ का भी 8000 हो सकता है। आपने बिल्डिंग की रिपेयर को बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दिया हो सकता है सैलरी को वेजेस के खाते में डाल दिया हो सकता है गुड्स परचेज कर रहे हो फर्नीचर परचेज में डाल दिया, बहुत सारे एरर हो सकते हैं, बट वो सब आपको ट्रायल बैलेंस मैच होने से पता नहीं चलता। सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी 8000 आ रहा है, बट इतने सारे एरर है करके तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, ना तो अकाउंटेंट की ईमानदारी बताता है, ना एक्यूरेसी बताता है कि सभी चीजें एकदम सही है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, बता देना। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अभी तो पूछा था ऊपर, कितनी बार पूछेगा रे जर्नल। इफ इन एन अकाउंट इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट, सर अभी तो पूछा था, यही तो इसके मजे हैं, एक ही क्वेश्चन को बार-बार पूछता है क्योंकि एग्जाम में आने वाला है। सर लेजर कंटेन्स वेरियस अकाउंट्स इन इट, बार-बार सेम चीज पूछ रहा है भाई, रिवीजन कराना है आपका। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर, लेजर पोस्टिंग। डे बुक मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, जर्नल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। A leather is also called, leather is also called, leather is also called, leather क्यों क्या बोला जाता है? Original entry journal, primary journal, none of the above होना चाहिए इसका आंसर। Next, whenever error are noticed in the accounting record, they should be rectified। जब error accounting record में notice हो जाते हैं,
they should be rectified at the time of preparation of trial balance without waiting the year to end, after the preparation of trial balance, in the next accounting, in the accounting, the accounting preparation of trial balance without waiting the accounting year to end, after the preparation of trial balance, in the next. देखो next accounting year हो नहीं सकता after the preparation of final accounts का पूरा सब कुछ बनने के बाद accounting reports के टाइम ही आ रहा है. Next, trial balance will not tally if trial balance का tally नहीं करेगा. अभी तो पूछा था करेक्ट जनरल इज पोस्टेड ट्वाइस हो जाएगा, क्रेडिट परचेज डेबिटेड टू परचेज क्रेडिट हो जाएगा, 500 परचेज कैश पेड टू क्रेडिटर इज डेबिटेड. ये बेसिकली यहाँ से जो है इसका ऑप्शन है, नन ऑफ द थर्ड फोर्थ ऑप्शन, ये यहाँ पर पूरा ऑप्शन है इज क्रेडिटर्स फॉर 500 एंड क्रेडिट टू कैश, मतलब ये पूरा एक सी ऑप्शन यहाँ से शुरू है दोस्त, तो ये भी है उसके अंदर और ये भी. तो करेक्ट आंसर इज सेल करिए श्याम को 500 रुपए की रिकॉर्ड नहीं करी बुक्स में. किस किस के अकाउंट को इफेक्ट करेगी, श्याम को भी और सेल्स को भी. अगर रिकॉर्ड ही नहीं करी बुक्स में, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, तो अब करें एंट्री बनानी पड़ेगी श्याम टू सेल्स, तो श्याम डेबिट होगा 500 से और सेल्स क्रेडिट होगी 500 से. ये आज तक हमें पता नहीं था, इसे बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. मैं साथ साथ दूसरे क्वेश्चन भी आपको कराता जा रहा हूँ इनसे विद एक्सप्लेनेशन. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन. भाई साहब उन आंसर्स को जरूर कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर बता देना जिनसे शायद मुझे जल्दी में गलत हो जाए या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको ना मिल पाए, या बुक में कुछ और है मैं कुछ और कर रहा हूँ आपको कुछ और लग रहा है, क्योंकि आपके मन का डाउट क्लियर होना चाहिए तभी एग्जाम में पूरे नंबर आएंगे. एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम ईयर टू अनदर इफेक्ट्स. किसको इफेक्ट करते हैं? अगर एक एरर दूसरे एरर तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट तो पीएनएल, तो नॉमिनल अकाउंट तो पीएनएल एडजस्टमेंट में चले जाते हैं और रियल और पर्सनल अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट को पीएनएल एडजस्टमेंट से हम कर देते हैं. अगर एक एरर दूसरे साथ आएगी, इफेक्ट्स का मतलब होता है हमें वापस से उन्हीं चीजों को चेंज करना है, बस नॉमिनल अकाउंट जो है वो पीएनएल एडजस्टमेंट को इफेक्ट करता है. गुड्स वर्थ ₹272 रिटर्न बाय लाला थ्रू द बुक्स एस 722. रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? गुड्स रिटर्न करें लाला प्रसाद ने, तो ये सेल्स रिटर्न हो गया हमारे को. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू लाला प्रसाद. ₹272. रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी 722 से, तो लाला ज्यादा से ग्रेड हो गया